नमस्कार मित्रों, मैं अजय कुमार आप सबके चहेते। उम्मीद करता हूं कि तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रहा होगा। और दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये बोर्ड का सवाल है और इसमें जो भी पढ़ाई होती है वो एकदम सीरियसली होती है। तो मैं चाहूँगा कि अब समय बहुत कम है तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अच्छे रिजल्ट लाइए। आपको जितने भी दोस्त होंगे बट ये नहीं चाहते होंगे कि हमसे आगे बढ़े, सभी चाहेंगे कि आप हमसे पीछे ही रहें, ठीक है। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप आगे बढ़ें और पढ़ाई कीजिए। ये दुनिया में आपको 3 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपकी कामयाबी में फुल सपोर्ट करते हैं। बाकी जितने भी आदमी होते हैं वो कामयाब खोजते हैं, बनाते नहीं हैं। तो 3 व्यक्ति कौन होते हैं जो आपको कामयाब बनाते हैं और उसमें आपका सहयोग करते हैं? तो वो होते हैं माँ बाप और गुरु। ये 3 ऐसे होते हैं जो आपको कामयाबी में कभी पीछे नहीं हटेंगे, हर वक्त खड़े रहेंगे। तो चलिए, ये तो बातें हैं जो आपको मोटिवेट कराते रहेंगे। सवाल है कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्लास 10th का और ये आखिरी चैप्टर है तत्वों का वर्गीकरण। इसमें हम लोग सीधे चलते हैं। सवाल है पहला, इसमें तत्वों को लगभग 108 है, किसी बुक में 113 है, किसी बुक में 117 है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे कि जितने भी तत्व हैं उन सारे तत्वों का गुण जो है हम लोगों को समझने में बहुत मुश्किलें होता है। इसीलिए कई सारे वैज्ञानिकों ने तत्वों को वर्गीकरण करके बांट करके हम सब के लिए आसान बनाया। उन्होंने कैसे बांटा? जैसे कि समान गुण वाले तत्व है उसको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने का तरीका जो है कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से किए। जैसे कि आधुनिक आवर्त सारणी का नाम आप लोग सुने हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को द्रव्यमान के आधार पर बांटा गया। आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर बांटा गया। इसको मोसले साहब ने किए। और आवर्त सारणी को द्रव्यमान के आधार पर बांटा गया, जिन्होंने मेंडलीफ ने इसको सबसे पहले किया। और उसके बाद मोसले साहब ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया, जो आज तक हम सब के लिए सबसे बड़ा एक सफल प्रयोग हुआ है, जिसके वजह से आज हम लोग तत्वों का गुण जानने में आसानी से समझ जाते हैं। तो इस तरह से और भी कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया। तो चलिए, इसमें सवाल आपको मिलेंगे कि कौन से वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया। तो सबसे पहला सवाल है आधुनिक आवर्त सारणी। आप स्क्रीन में देख सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है, कितना है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या जो है 18 है, ठीक है। अगला सवाल है सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? आपको मालूम है कि सल्फर की परमाणु संख्या जो होती है वो होती है 16। हम लोग को जो लिखना रहता है 2 8 10 हो गया, बचा 6। तो आपको सल्फर का बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना बचा? 6। यानी कि 2 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? देखिए, ये आधुनिक नहीं बोल रहा। आवर्त सारणी कहेगा तो मेंडलीफ का होगा, आधुनिक कहेगा तो मोसले साहब का होगा, ठीक है। तो आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए, वर्ग कहा जाता है, ठीक है। उदग्र याद रखिएगा। अगला सवाल है आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य हैं अम्लीय, क्षारीय, अक्रिय गैस, मिश्र धातु। तो 4 का आंसर बी हो जाएगा, क्षारीय है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला
आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व इसमें से कौन है? हीलियम, जेनॉन, रेडन, क्रिप्टन, नियॉन, ये सब है, ठीक है, जिनकी शून्य समूह में रखा गया है, क्योंकि ये किसी से, ये अष्टक पूरा होता है, ऐसे तत्वों को न किसी से लेता है न किसी को देता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का साझा करना ऐसे तत्वों का काम नहीं है, इसीलिए इनको शून्य समूह में मेंडलीफ साहब ने रखे थे, ठीक है। अगला सवाल है, मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? अभी इससे पहले हम चैप्टर पढ़े थे जिसमें CH3 पढ़े थे, मेथेन। मेथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका B 4। कैसे होगा? देखिए, ये CH4 होता है, सॉरी, हाइड्रोजन को चारों तरफ से लगाएंगे तो 1 2 3 4 हुआ ना जी। चलिए आगे सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्वों के वर्गीकरण का आधार है? तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में अभी हमने बता रहे थे, ये आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है परमाणु संख्या है। मतलब कि आधुनिक आवर्त सारणी को जब बांटा गया तो परमाणु संख्या के आधार पर बांटा गया, और आवर्त सारणी को बांटा गया द्रव्यमान के आधार पर, इसलिए सवाल इसमें आपको मिलेंगे। अगला सवाल है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? 1:3 होता है। अमोनिया को NH3 बोलते हैं, इससे पहले वाले चैप्टर में हम बताए थे। नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो 1:3 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन C हो जाएगा। लोहे की परमाणु संख्या क्या है? ये तो 26 होता है, बहुत आसान है। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या यानी कि उदय स्तंभ होती हैं, कितनी होती हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 18। इससे पहले हम लोग पढ़े थे, यही सवाल फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ये सवाल जो पूछ रहा है ये गलत तरीके से पूछ रहा है। ओजोन को हम लोग O3 बोलते हैं, तो ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में अणु कितने हैं? अणुओं की संख्या 3 है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ये थोड़ा गलती बताया है, ठीक है। आगे आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? ये आपको मेंडलीफ का बता दिया। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7 होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे सवाल है, हीलियम कैसा तत्व है? तो अक्रिय या निष्क्रिय बोल देंगे इसको, ठीक है। अगला सवाल है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? अभी तो हम लोग पढ़े थे आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, तो ये तो 7 हो जाएगा। सारे सवाल रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ बार बार। पहले भी हमने बताया कि बस इसको आप देख लीजिएगा ना तो याद हो जाएगा। तिर्क का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? डोबरनेयर तिर्क, इन्होंने 3 तत्वों को इकट्ठा किया था और उसको द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने इकट्ठा करके बताया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका B। अगला सवाल है, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? देखिए, अष्टक का नियम जो बनाया गया था वो न्यूलैंड्स के द्वारा बनाया गया था, तो 16 का आंसर आपका D हो जाएगा। इन्होंने भारत में जो संगीत जो बोला जाता है, संगीत के 7 स्वर जो होते हैं उसके आधार पर इन्होंने तत्वों को बांटा। इन्होंने हर 8वां तत्व का गुण जो है पहले स्वर के समान होता है, जैसे सारेगामा पधा नी सा,
स से शुरू होता है और स से ही अंत होता है। सारे गामा पधा निसा संगीत के 7 स्वर होते हैं, जो संगीत जानते होंगे उनको पता हो। तो स से खत्म हुआ, स से ही शुरू हुआ, तो 1 से 7 तक जाएंगे और फिर 8वां जैसे ही गिनेंगे तो 7 स से ही आ जाएगा। तो जिस तरह इसका गुण मिल रहा है, फर्स्ट और लास्ट अक्षर मिल रहा है, उसी तरह हर 8वां तत्व जो है का गुण मिल रहा है। इसीलिए इन्होंने अष्टक नियम नाम दिया न्यूलैंड्स ने। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अगला सवाल है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म इनमें से किनका आवर्त फलन होते हैं। देखिए, मेंडलीफ साहब ने तत्वों का वर्गीकरण किया द्रव्यमान के आधार पर। तो उन्होंने आवर्त फलन किसको कहेंगे, द्रव्यमाने को न कहेंगे। और आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले साहब ने परमाणु संख्या के आधार पर बांटा, तो उसका आवर्त फलन क्या हो जाएगा, परमाणु संख्या। इस तरह का भी सवाल आगे मिलेंगे, इसीलिए कन्फ्यूजन दूर करते चलिएगा। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होते हैं, एक धातु होते हैं, एक हाइड्रोजन होते हैं, एक निष्क्रिय गैस, एक उपधातु होते हैं। तो ये निष्क्रिय गैस होते हैं क्योंकि इसको शून्य वर्ग में रखा गया है। तो ये 18 का आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। परमाणु भार, परमाणु आयतन, संयोजकता, इलेक्ट्रॉन, कक्षों की संख्या। हाँ, कक्षों की संख्या समान होती है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में, आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होते हैं। किसी आवर्त को ले लेंगे तो जो आवर्त में तत्व रखा गया उसका कक्षों की संख्या समान होती है, एक ही कक्षा में रखा गया है। ठीक है, अगला सवाल है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीयता प्रकृति क्या होती है। तो बाएं से जब दाएं जाते हैं आवर्त सारणी में तो तत्वों की ऑक्साइड की अम्लीयता जो होता है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, बाएं से दाएं आवर्त सारणी में जाएंगे तो बढ़ेगा, आधुनिक आवर्त में जाएंगे तो घटेगा, याद रखिएगा। अगला सवाल है, मेंडलीफ द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया। वो है गैलियम। गैलियम के लिए खाली जगह छोड़ दिया गया था, और भी खाली जगह छोड़ा गया था, लेकिन इसमें अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फास्फोरस ये सब तो उन्होंने किया ही था। गैलियम के लिए जगह छोड़ दिया था और उन्होंने ये भी बताया था कि यहाँ जो भी तत्व आगे भविष्य में निर्माण होगा तो वो यहीं पे आकर बैठेगा और उसका नाम जो है जो भी हो। ठीक है, तो जो आविष्कार किया वो गैलियम नाम दिया। तत्वों का नाम जो है बहुत अलग अलग तरीक़ों से रखा गया है, प्राप्ति के आधार पर रखा गया है कि किस जगह से निर्माण किया गया। ठीक है, तो उसके हिसाब से भी नाम रखा गया। चलिए, अगला सवाल जो है, निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन है। तो ये फ्लोरीन हो जाएगा। सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो होता है फ्लोरीन होता है। ठीक है, आगे, द्वितीयक आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्य सेल है। तो ये हो जाएगा एल सेल। ठीक है, आगे हम लोग सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 है, आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी के समूह एक के तत्व क्या कहलाते हैं। सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व, क्षार धातु, लेंथेनाइड्स। ये आवर्त सारणी की बात बोल रहा है, आधुनिक नहीं बोल रहा है। आधुनिक कहेंगे तो आधुनिक में केवल आवर्त कहा तो आवर्त हो जाएगा मेंडलीफ साहब का। ठीक है, तो 24 का आंसर जो आपका होगा वो सी हो जाएगा, क्षार धातु कहलाता है। ठीक है, आगे सवाल है 25 नंबर, किसी तत्व में 2 सेल और दोनों ही इलेक्ट्रॉन के पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व क्या होते हैं। देखिए, आपको मालूम है कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन
न देता है न त्यागता है, मतलब न देता है न लेता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, पूरा पूरा होते हैं, उसका अष्टक पूरे होते हैं, इसीलिए किसी को न देता है न लेता है। ठीक है, तो जब देता है और नहीं लेता है तो इस तरह के तत्व कौन होते हैं, नियॉन होते हैं, आर्गन होते हैं, जेनॉन होते हैं, रेडॉन होते हैं, क्रिप्टॉन होते हैं। ठीक है, उनमें से इन सारे में से तो दो इसमें दिया हुआ है, तब दोनों तो आंसर होगा नहीं। अगर इनमें से सभी का ऑप्शन रहता या दोनों का ऑप्शन रहता तो हम लोग कर सकते थे। क्लोरीन और सोडियम तो है ही नहीं। ठीक है, अब बात यहाँ आ गया नियॉन होगा कि आर्गन होगा। इसमें बोल रहा है कि किसी तत्व में दो सेल और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, तो दो सेल की बात करेंगे तो इसमें आपका 25 का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि नियॉन का परमाणु संख्या कितना होता है, 10 और 10 को हम लोग 2,8 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, तो ये तो कंप्लीट है, पूरा हुआ है, और दो ही घर है। आर्गन का 18 होता है, तो आपका 2, 8, 8, तो ये तो 3 गुना हो जाएगा, तीसरा सेल में चला जाएगा, इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे सारे सवालों को हम लोग समझते चलेंगे, किसी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या 2 है। ठीक है, तो 26 का आंसर ए हो जाएगा आपका। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है। देखिए, सबसे पहले बात तो आप समझिए, ये सब लिखा है तो इस तरह के क्या है। देखिए, ये नीचे वाला जो लिखा हुआ है परमाणु संख्या, तत्व कुछ भी हो आपको टेंशन नहीं लेना है, पहले समझिए। नीचे वाला जो होता है परमाणु संख्या होता है, ऊपर वाला द्रव्यमान होता है। ठीक है, उसी तरह इसमें भी नीचे वाला क्या है, परमाणु संख्या, ऊपर वाला द्रव्यमान। तो अब तो समझ गए होंगे। तो चलिए, अब परमाणु संख्या 9 है, तो ए जो तत्व है वो कौन होगा, जिसका परमाणु संख्या 9 है वो तत्व क्या होता है। ये आपको मालूम होगा कि फ्लोरीन होता है। ठीक है, अब फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होगा तो द्रव्यमान संख्या 19 होता है। अब सवाल पूछता है कि कौन सा तत्व इसमें धातु है, तो फ्लोरीन तो क्या होता है, धातु है नहीं। ठीक है, अब दूसरा नंबर सवाल ऑप्शन है 12 परमाणु संख्या मैग्नीशियम का होता है और मैग्नीशियम धातु होता है, इसीलिए ऑप्शन आपका तो ये सही है। बट आगे भी चेक कर लेते हैं, ये कार्बन है तो ये तो होता नहीं है, ऑक्सीजन है, 8 है ना, 8 परमाणु संख्या 8 है, तो ऑक्सीजन है तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो अधातु हो जाएगा, ये भी अधातु हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका बी ही सही होगा। आगे सवाल है, क्लोरीन के परमाणु को बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। क्लोरीन का 17 होता है ना जी, तो 2, 8 और 7 लिखेंगे ना, तो लास्ट में 7 बचल है, तो यही ना हो गया बाहरी कक्षा। अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप जिसकी प्रस्तुतिकरण किसने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी को ही दीर्घतम रूप भी कहा जाता है, तो ये मोसले साहब ने किया था, मेंडलीफ ने किया था, लोथर मेयर ने किया था, लुईस पास्चर ने, मोसले साहब ने किए थे। ठीक है, तो 29 का आंसर आपका हो गया बी हो गया। 30 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान होगा। सबसे आसान होगा एम में, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज 2 है, 3 है, सॉरी 1 है, 2 है, 3 है, इस पर नहीं है, इसीलिए इसमें आसान हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 31 है, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्याएं हैं, न कि परमाणु द्रव्यमान। ये तो मोसले साहब ने कहे थे, और परमाणु द्रव्यमान किसने कहा था, मेंडलीफ ने। ठीक है, अब परमाणु द्रव्यमान कहा था मोसले साहब ने, तो ये हो जाएगा 31 का आंसर आपका बी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। ठीक है, आधुनिक में कहेगा तो परमाणु संख्या, आवर्त केवल कहेगा तो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है,
आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज का आकार क्या होता है, घटता है। इससे पहले मैंने बताया था कि बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की ऑक्साइड की अम्लीयता जो होता है आवर्त सारणी में बढ़ता है, अम्लीयता। इसका आकार पूछ रहा है तो इसमें घटता है। कहाँ से, बाएं से दाएं जाने पर, दाएं से बाएं जाइएगा तो बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे। वुल्फगंगा डोबनेरर ने किस देश से संबंधित है? वुल्फगांग डोबनेरर किस देश से संबंधित? ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे, इसीलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। ओजोन का आणविक सूत्र देखिए ये आ गया, इससे पहले हमने बताया था, बी हो जाएगा ऑप्शन आपका। अगला है, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं? 7 होते हैं। और हमने इससे पहले बताया था सा रे गा मा पा धा नी सा, इसको उल्टा पढ़ेंगे तो सा नी धा पा गा मा रे सा होता है। ठीक है, तो संगीत का क ख जो होता है यहीं से शुरू होता है। आप संगीत विद्या सीखने जाइएगा तो सबसे पहले यही सिखाया जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर है आपका 37। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है? आसानी से त्याग नहीं करने वाला तत्व जो होता है वो आपका फ्लोरीन होता है। ठीक है, अगला सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है? परमाणु साइज से क्या पता चलता है? परमाणु त्रिज्या पता चलता है, और 30 का आंसर बी हो जाएगा। परमाणु की त्रिज्या पता चलता है, साइज मतलब आकार से। ठीक है, 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होता है? आप सबसे पहले तो ये समझिए कि सिलिकॉन है, इसका परमाणु संख्या 14, एल्युमिनियम का 13, फास्फोरस का 15, सोडियम का 11, तब 15 इसका होता है, तो इसी का ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगा। आप लिखिएगा इसको 2 8 10 हो गया, ये 5 हो गया, सबसे ज़्यादा इसी का होगा ना, क्योंकि परमाणु संख्या इसका ज़्यादा है। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होता है इसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो 40 का आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? तो इसमें 7वां जो आवर्त है अभी तक अधूरा है, उसमें कुछ ही तत्वों का आविष्कार किया गया है और कुछ तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ दिया गया है। ठीक है, आगे, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें जो होता है वो आवर्त कहलाते हैं, याद रखिएगा। मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीफ साहब ने द्रव्यमान के आधार पर किए हैं, मैंने कितने बार बताया। और मोसले साहब ने, जिसको मोजले लिखल है, उन्होंने संख्या के आधार पर किया। और आखिरी सवाल है आपका, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, ये सब अक्रिय गैस होते हैं। तो इसमें कौन है? हीलियम, ऑप्शन हो जाएगा 44 का बी हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब ये केमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट हो गया 1 से 5 तक। अब हम लोग बायोलॉजी में मिलेंगे। धन्यवाद।